हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील आपका फिजिक्स में हेल्प चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आजकल हम कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री कोर्स का कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4। प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हमने एनसीईआरटी के कुछ प्रश्नों को हल किया था इस चैप्टर के। आज वहीं से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, यदि सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और सबसे इंपॉर्टेंट इसको शेयर जरूर कीजिए। और प्यारे बच्चों, यहां क्लास 9 से लेकर क्लास 12th तक की एनसीईआरटी फिजिक्स कंप्लीटली अवेलेबल है, अपलोडेड है पूरे के पूरे कोर्स। आप प्लेलिस्ट में जाकर के उसे देख सकते हैं। और क्लास 11th और 12th की केमिस्ट्री आप जानते हैं वो कंटिन्यू है। तो फिर शुरू करते हैं हम अपने एनसीईआरटी के आगे के प्रश्नों को, जो कि इस प्रकार से। इसके अनुसार ध्रुवीय सहसंयोजी आबंध से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। देखिए, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध का अर्थ होता है एक ऐसा सहसंयोजक बंध जिसमें सहसंयोजक बंध बनाने वाले जो साझे के इलेक्ट्रॉन होते हैं वे जिन दो परमाणुओं के बीच साझा हो रहा है उनमें से एक परमाणु की तरफ क्या हो जाए, खिसक जाए। तो हम कहेंगे कि ऐसे बॉन्ड को, सहसंयोजक बंध को हम ध्रुवीय सहसंयोजक बंध कहते हैं। एग्जाम्पल देते हैं आपको। हमने कहा हाइड्रोजन फ्लोराइड का एक एग्जाम्पल लेते हैं। हम कहते हैं हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परमाणु क्रमांक 1 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी 1 ही होगा। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 9, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2,7। अब यह दोनों जब एक दूसरे के समीप आएंगे, ये H है और ये F है, तो लुईस संरचना बनाएं तो इसकी हो जाएगी 7, यानी कि 1 2 3 4 5 6। और 7वां इलेक्ट्रॉन यदि ये मध्य की लाइन है तो इस मध्य की लाइन में ये पहुंच जाएगा 7वां इलेक्ट्रॉन। यहां पर बना देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इसका यहां पर पहुंच गया, इसका इलेक्ट्रॉन यहां पर पहुंच गया। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन जिसको मैंने क्रॉस से प्रदर्शित किया है वो बीच में आ गया और फ्लोरीन का भी बीच में आ गया। लेकिन चूंकि F की विद्युत ऋणात्मकता H से ज्यादा होती है, इसलिए अब थोड़ी ही देर में ये H जो है, बीच की लाइन यहां थी और F हमारा यहां था, 1 2 3 4 5 6। ये साझे का इलेक्ट्रॉन बीच में न रह करके यहां चले जाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस बीच से घूम करके यहां पर चले गया, जिसके कारण ये वाला जो हमारा फ्लोरीन होता है इसमें ऋणावेश आ जाता है और हाइड्रोजन में थोड़ा सा सूक्ष्म धन आवेश आ जाता है। और इसी घटना को हम कहते हैं ध्रुवण की घटना। और ऐसी सहसंयोजक बंध को कहते हैं ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। इसे कहेंगे ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। इस प्रकार से हम कह सकते हैं इसको। तो हो सकता है आपके दिमाग में यह भी आ रहा हो कि सर ऐसा कौन सी जगह है जहां पर ध्रुवीय सहसंयोजक बंध नहीं बनते हैं, अध्रुवीय बनते हैं। तो जो समान परमाणु होते हैं, समान परमाणु का अर्थ हम कह दें, मान लो मैं Cl2 का एग्जांपल ले लूं, तो पहला क्लोरीन के भी 7 इलेक्ट्रॉन, ये 6 हो गए, 7वां इलेक्ट्रॉन बीच में। दूसरे क्लोरीन के भी 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, 7वां इलेक्ट्रॉन बीच में। अब ये साझे के इलेक्ट्रॉन Cl और Cl के ठीक बीच में है, क्योंकि दोनों तरफ समान परमाणु हैं, तो न तो इन दोनों में से किसी की भी विद्युत ऋणात्मकता 1 से ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि दोनों समान है, दोनों की विद्युत ऋणात्मकता समान है। तो साझे का इलेक्ट्रॉन बिल्कुल क्या होगा, बीच में ही रहेगा। और इस प्रकार का जो सहसंयोजक बंध होता है उसे हम कहते हैं अध्रुवीय, अध्रुवीय सहसंयोजक बंध। तो इस प्रकार से हम इसे समझ सकते हैं कि ध्रुवीय कब बनता है और अध्रुवीय कब बनता है। ये मैंने आपको अध्रुवीय भी समझा दिया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 4.19। निम्नलिखित अणुओं को आबंधों की बढ़ती आयनिक प्रकृति के क्रम में लिखिए। तो प्रश्न है 4.19। आयनिक क्या रहा है, आयनिक प्रकृति के बढ़ते क्रम में लिखना है। क्या क्या दे रखा है, LiF, दूसरा हमारे पास है K2O, तीसरा हमारे पास है N2, चौथा हमारे पास है SO2 और लास्ट हमारे पास है ClF3। अब यहां पर बात समझिए, यहां पर जब आप आयनिक प्रवृत्ति बताते हो तो आयनिक शब्द का अर्थ है कि जहां पर
एक तरफ से हम कह सकते हैं एक परमाणु धनावेशित हो जाए, एक तरफ ऋणावेशित हो जाए, उसे आयनिक प्रवृत्ति कहेंगे। और हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कि जितने भी सहसंयोजक बंध होते हैं वो 100% सहसंयोजक नहीं होते, उनमें आयनिक प्रवृत्ति पाई जाती है। किसके कारण? विद्युत ऋणात्मकता के कारण। यहां हमने देखा था कि सांझे का इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया, जिसके कारण ये वाला जो फ्लोराइड का परमाणु है ये हमारा ऋणात्मक हो गया, जबकि हाइड्रोजन वाला क्या हो गया था? धनात्मक हो गया था। तो इनमें भी, सहसंयोजक बंधों में भी आयनिक प्रवृत्ति पाई जाती है। तो वही आयनिक प्रवृत्ति हमें यहां पर समझनी है। इसके लिए आपको यह पता होनी चाहिए कि अलग अलग जितने भी ये तत्व हैं इनकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी। जो हमारे पास जोड़ा दे रखा है, जिस जोड़े की विद्युत ऋणात्मकता का अंतर जितना ज्यादा होगा, हम कहेंगे उसकी आयनिक प्रवृत्ति उतनी ही ज्यादा होगी। क्या कहा मैंने? इस बात को ध्यान रखेंगे। आयनिक प्रवृत्ति या प्रकृति अधिक होगी यदि विद्युत ऋणात्मकता का अंतर अधिक हो। बस ये बात ध्यान रखनी है। तो आपको इन सब की विद्युत ऋणात्मकता पता होनी चाहिए। पिछले चैप्टर में जब हमने आपको वहां पर आवर्त सारणी के बारे में बताया तो वहां ये चीज डिटेल में आपको बताई है। तो आपको ध्यान हो, यदि हम दो वर्गों की विद्युत ऋणात्मकता लिखें, दो आवर्तों की, तो पहला हम ले रहे हैं Li, दूसरा लिथियम। ये हमने पहला ले लिया। और इनकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? विद्युत ऋणात्मकता इसकी होती है 1.0, इसकी होती है 1.5, इसकी होती है 2.0, इसकी 2.5, इसकी 3.0, इसकी 3.5 और फ्लोरीन की हमारी होती है 4। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन की होती है। तो ये तो पहले आवर्त की कह सकते हैं। अब इसके अगला वाला आवर्त की यदि हम देखें तो वो हमारे पास आता है Na, सोडियम, एल्यूमिनियम, इसकी यदि लिखें तो सोडियम की हमारी होती है 0.9 और मैग्नीशियम की हमारी होती है 1.2, एल्यूमिनियम की होती है, बस ये 3 का भाड़ा, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 3 पंजे 15, 3 छिंग 18, 3 सते 21, 3 अठे 24, 24 की जगह यहाँ 2.5 कर देना। और यहां पर हमारा क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा क्लोरीन। और क्लोरीन की हमारी होती है 3.0, ध्यान रखना बस। अब आसान है Li और Ff की। तो Li की कितनी है? 1 और F की कितनी है? 4। तो इसका अंतर कितना आया? मैं अंतर को यहां पर लिख रहा हूं। Li की 1 है और F की 4, तो इनकी विद्युत ऋणात्मकता अंतर कितना हो गया? 3। तो यह आ गया 3। K और O की देखिए, K की कितनी है? पोटेशियम की फिर पोटेशियम यहां पर आएगा K, और K की भी लगभग इससे थोड़ी सी क्या होगी? कम ही होगी। तो पोटेशियम की लगभग होगी 0.8 के लगभग, और ऑक्सीजन की हम देख रहे हैं 3.5। तो इन दोनों को यदि घटाएंगे तो हम कहेंगे ये हमारी लगभग आएगी 3.5 में से 8 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा? ये आ गया 2.5 और 2 2.7, लगभग 2.7 के लगभग। अगला देखें N2, तो N तो दोनों की विद्युत ऋणात्मकता 3 है, N और N की, तो यहां क्या आ जाएगा? अंतर 0। दोनों परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता का अंतर 0। SO2 की, सल्फर की देखिए, सल्फर की कितनी है? 2.5 और ऑक्सीजन की कितनी है? 3.5। तो दोनों का अंतर कितना है? 1 है, तो यहां पर हमारा आ गया 1। ऐसी क्लोरीन फ्लोरीन की भी हम देखें तो कितना आ रहा है? दोनों का अंतर कितना आ रहा है? 1 के बराबर आ रहा है। तो यदि बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाए तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, हम लिख सकते हैं N2 की सबसे कम है, फिर SO2, फिर ClF3, फिर उसके बाद K2O, और लास्ट में लिख लेते हैं LiF। ये सब क्या है? बढ़ते हुए क्रम में है। ये क्या होगी? इनकी आयनिकता का जो हम गुण कह रहे हैं ये उसको प्रदर्शित करेगा।
तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हम हल करेंगे। मेन बात है इसमें आपको यह पता होना चाहिए कि इनकी विद्युत ऋणात्मकता अलग अलग पदार्थों की क्या होती है। काफी जगह पर दी हुई रहती है और जहां पर नहीं दी हुई होगी तो मोटा मोटा आप याद इसे कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आप इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4.20 जो कि इस प्रकार से है। इसके अनुसार CH3COOH को नीचे दी गई ढांचा संरचना सही है, नीचे देगी, परंतु कुछ आबंध त्रुटिपूर्ण दर्शाए गए हैं, यानी कि कुछ जो बॉन्ड है वह गलत है, बल्कि संरचना क्या है सही। एसिटिक अम्ल यानी कि CH3COOH की सही लुईस संरचना लिखिए। तो पहले जो गलत दिया वो बना लेते हैं। इन्होंने दिया है H डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, इस प्रकार से दर्शाया है। बाकी इलेक्ट्रॉन ऐसे दर्शा रखे 1 2 3 4, और यहां पर भी दिखाए हैं 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसको हमको क्या करना है प्यारे बच्चों, सही करके बताना है। तो आप यदि इसमें ध्यान दें तो पहली गलती तो आपको यहीं पर दिखेगी, यहां पर डबल बॉन्ड बन रहा है। हाइड्रोजन के साथ कभी भी डबल बॉन्ड नहीं बनेगा। इसलिए भी नहीं बनेगा क्योंकि हाइड्रोजन अपनी अंतिम कक्षा में इसके एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, पहली बात तो 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा ही नहीं। दूसरा, इसको अपनी कक्षा पूरी करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, और अगर डबल बॉन्ड बनेंगे तो यहां तो 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके काम के नहीं है। तो पहली गलती तो हम कहते हैं कि यहीं पर है, ये डबल बॉन्ड नहीं होगा, यहां पर क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड, पहली बात। दूसरी बात, यहां पर आ जाइए, यहां पर आप देख रहे हैं कि इसने यहां पर 2 इलेक्ट्रॉनों को दर्शाया है, जबकि इस कार्बन में कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां होगा, 1 यहां होगा, 1 यहां पर होगा, तो 1 और इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और 1 इलेक्ट्रॉन ये यहां पर करके यहां पर क्या कर सकता है, सिंगल बॉन्ड की जब बजाय क्या बना सकता है, डबल बॉन्ड बना सकता है। तो यही इसकी संरचना में क्या होगा, सुधार होगा। तो कैसे होगा यह समझ लीजिए। हमने कहा सबसे पहले स्ट्रक्चर यही बना दिया, C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, यहां पर भी सिंगल बॉन्ड बनेगा H, यहां पर भी बनेगा सिंगल बॉन्ड H। अब हमने कहा इस कार्बन के यहां पर ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, ये बॉन्ड डबल होगी क्योंकि कार्बन के 4 परमाणु होते हैं। कार्बन की अंतिम कक्षा में संयोजी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहां पर लिख सकते हैं कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4। ऑक्सीजन का कहें परमाणु क्रमांक 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,6। तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन इसमें तो पूरे हैं, 1 2 3 4, इसके तो 4 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, इसके 4 इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहां पर हो गया 1, यहां पर हम कह सकते हैं 2, और 1 यहां पर हम कह सकते हैं 3, इसके 3 ही है। तो चौथा इलेक्ट्रॉन दर्शाने के लिए हम यहां पर क्या लगा देते हैं, डबल बॉन्ड लगा देंगे, और 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर साझा हो गया इसका। तो अब इस कार्बन के 4 हो गए, 1 2 3 4। अब इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएंगे, तो डबल बॉन्ड का साझा हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन इसके बच जाएंगे, 6 होते हैं लास्ट में, 2 इसके यहां आ गया ऑक्सीजन के, तो 4 बच जाएंगे। तो 1 2 3 4। ऐसे यहां पर देखिए ये भी एक सिंगल बॉन्ड यहां बनाया, यहां भी सिंगल बॉन्ड बनाएगा, तो अब 2 इलेक्ट्रॉन तो यहां पर आ गए। अब कितने हो गए, 6 में से 2 गए 4, 1 2 3 4। तो ये इसका क्या होगा, लुईस डॉट मेथड से इसकी संरचना को ऐसे दर्शाएंगे। बाकी आप चाहें तो ऐसे करके 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर शो कर सकते हैं, एक सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन। ये इसकी क्या होगी, संरचना इस प्रकार से होगी। तो मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि संरचना के बहुत सारे प्रश्न हम करवा चुके हैं, तो अब आपको ये आसानी से समझ में आ जाना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 4.21। 4.21 क्या कह रहे हैं, ये चतुष्फल की ज्यामिति के अलावा CH4 अणु की एक और संभव ज्यामिति वर्ग समतली है, जिसमें हाइड्रोजन के 4 परमाणु एक वर्ग के 4 कोनों पर होते हैं। व्याख्या कीजिए CH4 की अणु वर्ग समतली नहीं होती है। तो क्यों नहीं होती वर्ग समतली, हमें यह बताना है। पहले तो यह समझिए आखिर CH4 मीथेन का जो परमाणु संरचना होती है वो होती कैसे है। हमने कहा ये होता है C, कार्बन हमारा यहां पर होता है, और एक हम कह सकते हैं एक ऊपर की ओर हाइड्रोजन होता है, और एक हाइड्रोजन यहां पर, एक हाइड्रोजन यहां पर, एक हाइड्रोजन यहां पर। तो आप ये कह सकते हैं जैसे इससे मैं ये कार्बन यदि मान लूं, ये कार्बन है मेरे पास, तो एक जैसे कुर्सी की टेबल
तीन टांगों वाली कुर्सी होती है ना प्यारे बच्चों, एक ऐसे इधर की ओर निकली हुई, एक ऐसे और एक ऐसे, तो ठीक कार्बन से ये तीन ऐसे जुड़े हुए रहते हैं और एक क्या होता है ऊपर की ओर जुड़ा हुआ रहता है। तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, और बाकी संरचना इसको ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे, और यह हमारी कहलाती है चतुष्फलकीय। यह है चतुष्फलकीय। और इसका जो ये एंगल होता है, ये जो बॉन्ड एंगल होते हैं, ये लगभग नियर अबाउट होते हैं 109 डिग्री के लगभग। ये होते हैं लगभग 109 डिग्री के लगभग होते हैं इसके बॉन्ड एंगल। अब ये क्या कह रहा है कि यदि हम कार्बन को सेंटर में रखें और इसके चारों तरफ हाइड्रोजन ऐसे लगा दें, H H H H, जिसे हम समतली वर्ग संरचना कह रहे हैं, तो ये कैसे बनेगा? ये इस प्रकार से बनेगा। अब इस स्थिति में आप ये देखिए, ये जो एंगल बनेगा इनके बीच का ये वाला जो कोण होगा, ये सब में 90 डिग्री होगा। यहां भी 90, यहां भी 90, यहां भी 90 और यहां पर भी 90। और हमने वेस्पर थ्योरी पढ़ी थी जो ये बताती थी कि जो हमारे बॉन्ड बनते हैं वो त्रिविमी इस प्रकार से एक दूसरे को एडजस्ट करते हैं कि इनके बीच में लगने वाला प्रतिकर्षण बल न्यूनतम हो। तो अब आप सोचिए, इन बॉन्ड्स के बीच में प्रतिकर्षण बल कब न्यूनतम होगा? जब 90 डिग्री इनके बीच का कोण होगा, या 109 डिग्री होगा? निश्चित रूप से 109 डिग्री होगा, क्योंकि 109 डिग्री पे ये दो हाइड्रोजन के ये जो दो बॉन्ड हैं ये एक दूसरे से ज्यादा दूरी पर होंगे, तो इनके बीच में प्रतिकर्षण बल कम लगेगा। जबकि 90-90 में क्या होगा? प्रतिकर्षण बल ज्यादा लगेगा। इसलिए ये वर्ग समतली वाली जो हमारी संरचना है मीथेन की, वो संभव नहीं है। तो यह हम लिख सकते हैं, चूंकि प्रतिकर्षण बल यानी कि आबंधों के बीच में अधिक होगा, अतः वर्ग समतली संरचना संभव नहीं है। तो मुझे लग रहा है ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि आखिर ये संरचना संभव क्यों नहीं है, ये संरचना संभव किस लिए? क्योंकि इसमें ये जो आबंध है एक दूसरे से ज्यादा दूरी पर है। ये 109 डिग्री के लगभग का कोण बनाते हैं, जबकि इसमें 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, तो काफी अंतर है। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है हमारा 4.22। ये क्या कह रहे हैं कि यद्यपि BeH यानी कि बेरिलियम और हाइड्रोजन का जो आबंध ध्रुवी है, तथापि BeH2 अणु का द्विध्रुव आघूर्ण 0 है। स्पष्ट कीजिए। ये कह रहे हैं BeH ये तो क्या है? ध्रुवी है, जबकि BeH2 इसका द्विध्रुव आघूर्ण 0 है। द्विध्रुव आघूर्ण 0 है। तो आपको यही बताना है कि इसका द्विध्रुव आघूर्ण 0 क्यों है। आप समझ गए होंगे इसका ध्रुवी क्यों है, क्योंकि यदि एक एक ये सहसंयोजक बंध बनाएं, ये ऐसे ही रहने देते हैं, इसको यहां पर बना लेते हैं, ये बेरिलियम का है, तो हमने कहा एक एक इलेक्ट्रॉनों का इन्होंने क्या कर लिया, बीच में हम कह सकते हैं साझा कर लिया। तो अब ये साझे के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये साझे के इलेक्ट्रॉन अधिक विद्युत ऋणात्मक वाले परमाणु की तरफ शिफ्ट होते हैं, तो ये इधर की ओर शिफ्ट हो जाएंगे, जिसके कारण इस पर इसको बनाएं तो ये Be और H इस प्रकार से बनेगा। साझे के इलेक्ट्रॉन इधर की ओर आ गए, ये इनके मध्य की लाइन थी, ये इधर की ओर शिफ्ट हो गए, जिसके कारण इसमें थोड़ा सा ऋण आवेश और इसमें थोड़ा सा धन आवेश आ गया, इसलिए ये क्या हो गया? ध्रुवीय हो गया। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आपको आ गई होगी। अब हम समझते हैं दूसरी बात BeH2 की। तो BeH2 की संरचना कैसी होगी? Be एक H इधर होगा, एक H इधर होगा। अब साझे के इलेक्ट्रॉन H की तरफ शिफ्ट होंगे, तो यहां से इस तरीके से इसको दर्शाएंगे, यहां से भी साझे के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे तो इसको ऐसे दर्शाएंगे।
अब देख रहे हो दोनों की दिशाएं क्या है, विपरीत है। द्विध्रुव आघूर्ण बने हैं लेकिन दोनों की दिशाएं क्या है, विपरीत हैं। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। इसलिए इनका कुल द्विध्रुव आघूर्ण 0 होगा। लिखते हैं क्योंकि दोनों द्विध्रुव आघूर्ण बराबर तथा विपरीत हैं, अतः परिणामी 0 होगा। 0 होगा यानी कि इसका द्विध्रुव आघूर्ण BeS2 का क्या होगा, 0 होगा। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हम इसे समझ सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.23 जो कि इस प्रकार से है। इसके अनुसार NH3 तथा NF3 में किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है और क्यों? तो क्या क्या बताया इसने, एक NH3 और एक NF3 में बोल रहा है द्विध्रुव आघूर्ण अधिक। किसका अधिक है ये हमें बताना है। तो किस प्रकार से करेंगे, आपको इसके लिए संरचना पता होनी चाहिए। सबसे पहले NH3 की संरचना देखें। NH3 को नाइट्रोजन हम कह सकते हैं यहां पर रहता है और 3 हाइड्रोजन के इसमें परमाणु सहसंयोजक बंध बनाते हैं एक कल, और वैसे ही बनाते हैं जैसे एक हम कह सकते हैं स्टूल होता है जो 3 पांव वाला होता है। तो ऊपर की ओर जो बैठने की जगह वहां नाइट्रोजन है और पांव के जो निचले सिरे हैं, जो 3 पहिए हैं, पाए हैं, उसके निचले सिरों पर आप कह सकते हैं हाइड्रोजन है। ऐसी संरचना बन रही है। तो ये इस प्रकार से है, ये एक हाइड्रोजन यहां पर है, एक हाइड्रोजन यहां पर है और एक हाइड्रोजन हमने कहा यहां पर है। अब यदि आपको इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता है, जैसे नाइट्रोजन का हम कहें परमाणु क्रमांक होता है आप जानते हैं 7, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,5, और हाइड्रोजन तो हम जानते हैं एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो नाइट्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन तो इनके साथ सहसंयोजक बंध बना रहा है, और साथ ही हम कह सकते हैं कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, वो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या बना लेंगे, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म बनाते हैं, जिसके कारण इस नाइट्रोजन और क्योंकि इलेक्ट्रॉन इससे दूर चले गए, इनके बीच में आप कह सकते हैं एक द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है, जिसकी दिशा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऊपर की दिशा में शिफ्ट हुए इसलिए तीर का निशान ऊपर की ओर आएगा। पहली बात। दूसरी बात, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो सहसंयोजक बंध बनेगा, जो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे, वह इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि नाइट्रोजन की जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होंगे, इधर की ओर शिफ्ट होंगे। इनको थोड़ा सा मैं दूसरे पेन के बना देता हूं। ये ऐसे शिफ्ट हो गए, ये ऐसे शिफ्ट हो गए, यहां से हम कह सकते हैं ऐसे शिफ्ट हो गए। तो तीनों के इलेक्ट्रॉन कहां चले गए, नाइट्रोजन की तरफ, और यहां पर पहले से एक इलेक्ट्रॉन है, यानी कि सबकी दिशाएं इनकी क्या है, ऊपर की तरफ है, जिससे हम कह सकते हैं इसकी जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो ज्यादा होगा। अब इसकी तुलना करते हैं हम किसके, NF3 के साथ। तो अब यहां NF3 का बना लेते हैं, NF3। तो NF का भी क्या होगा, मैं यहां पर बना लेते हैं इसको, NF3 है तो नाइट्रोजन यहां पर आ गया, फिर एक F यहां पर, एक F यहां पर और एक F यहां पर। स्ट्रक्चर तो सबका सेम ही है। अब फिर से एक एक बंध बनाएगा तो यहां पर फिर से क्या हो गया, एक एकल सहसंयोजक बंध होगी, जिसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर है। कौन से वाले, ये 5 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन का साझा इसने यहां करा, एक यहां करा, एक यहां करा, जो 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के बच के वो यहां पर पहुंच गए। फ्लोरीन वालों ने भी एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर लिया यहां पर। अब हम कहते हैं कि नाइट्रोजन और फ्लोरीन की यदि विद्युत ऋणात्मकता की बात करें तो फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता नाइट्रोजन से ज्यादा होती है। केवल नाइट्रोजन से ज्यादा नहीं, पूरी आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन की ही होती है, उससे अधिक होती ही नहीं है किसी की। इसका अर्थ है कि अब ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा किधर की ओर शिफ्ट होगा, इधर की ओर शिफ्ट होगा, यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हम कह सकते हैं ऐसे हम दिखा सकते हैं इलेक्ट्रॉन के मूव होने की डायरेक्शन को, जबकि ये वाला जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है इस नाइट्रोजन से ऊपर की ओर है, इसलिए ये ऐसे शो करेंगे। अब यहां समझिए इसमें क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ है, बाकी सब नीचे की तरफ है, तो एक ऊपर की ओर है, बाकी नीचे की तरफ है, तो इनका परिणामी के बारे में सोचिए। और इसमें देखिए सब ऊपर की तरफ है,
तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा होगा क्योंकि सब क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं एक ही डायरेक्शन में, जबकि इसमें एक ऊपर की ओर है, बाकी 3 नीचे की ओर है। तो इसमें क्या आएगा, ऊपर वाले और नीचे वालों का अंतर आएगा, डिफरेंस आएगा, जबकि इसमें इन सब का क्या होगा, योग होगा, ये एक ही दिशा में जा रहे हैं। इसलिए NH3 की जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा वह क्या होगा, ज्यादा होगा, किसकी अपेक्षा, इसकी तुलना में। तो हम लिख सकते हैं NH3 का द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा होगा NF3 की तुलना में। स्ट्रक्चर बना करके आप इसे दिखा सकते हैं, काफी आसान। अगला प्रश्न देखें, यह हमारा प्रश्न था 4.23। अब अगला प्रश्न है 4.24। 4.24 क्या कह रहे हैं, परमाणु कक्षकों के संकरण से आप क्या समझते हैं। sp, sp2, sp3 संकर कक्षकों की आकृति का वर्णन कीजिए। तो sp, sp, sp2 और sp3 इनकी संकर आकृति बनानी है। और परमाणु संकर कक्षक क्या होते हैं, संकर कक्षक से क्या समझते हो। तो प्यारे बच्चों, परमाणु संकर कक्षक का अर्थ क्या होता है। देखिए, हम जानते हैं हमारे पास जो शुद्ध अवस्था में जो कक्षक होते हैं वो होते हैं SPDF, लेकिन इनके आपस में संयोग करने से नए कक्षकों का निर्माण होता है। और वो जो उन्नत कक्षक होते हैं, हाइब्रिड कक्षक होते हैं, उन्हीं को हम संकर कक्षक कहते हैं। तो वो जो संकर कक्षक होते हैं वो S के मिलने से, हम कह सकते हैं SP के मिलने से तैयार होते हैं। एक हम कह सकते हैं S कक्षक एक P कक्षक से यदि मिलेगा तो हम कहेंगे संकर कक्षक का निर्माण होगा। अब संकर कक्षक sp कैसा होगा ये भी समझ लीजिए। मुझे लग रहा है यहां पर परमाणु संकर कक्षक तो समझ में आपको आ गए होंगे कि शुद्ध अवस्था में जो कक्षक होते हैं वो हमारे SPDF होते हैं। अब ये कक्षक यदि आपस में संयुक्त हो जाएं, एक S एक P के साथ संयुक्त हो जाए तो एक नए प्रकार का कक्षक उत्पन्न होता है, उसे हम संकर कक्षक कहते हैं, उसको नाम देते हैं SP। यदि एक S के साथ 2 P कक्षक संयुक्त होंगे तो जो नया संकर कक्षक बनेगा उसकी आकृति बिल्कुल अलग होगी, उसको कहेंगे sp2। ठीक इसी प्रकार से एक S कक्षक के साथ, शुद्ध प्योर S कक्षक के साथ 3 शुद्ध P कक्षक यदि संयुक्त होंगे तो जो संकर कक्षक बनेगा उसे कहेंगे sp3। तो ये हमारे यहां परमाणु संकर कक्षक। अब संकर कक्षक क्यों बनते हैं, क्योंकि ये जो संकर कक्षक होते हैं ये बॉन्ड बनाने के लिए ज्यादा, हम कह सकते हैं कैपेबल होते हैं, इनकी क्षमता ज्यादा होती है बॉन्ड बनाने के लिए, इसीलिए ये संकर कक्षकों का निर्माण होता है। तो सबसे पहले sp को समझिए। S क्या है, S कक्षक ऐसा होता है गोलाकार, और P कक्षक कैसा होता है। P कक्षक हम जानते हैं 3 प्रकार का होता है। यहां पर यदि मैं बनाऊं 3 अक्षें, तो एक तो इस प्रकार से बनेगा, एक इस प्रकार से बनेगा, और तीसरा इस प्रकार से बनेगा, ऐसे। तो एक को मान लेते हैं ये वाली आपकी, यहां पर x अक्ष ले लीजिए, इसको y ले लीजिए, इसको z ले लीजिए। तो जब एक भी कक्षक इससे संयुक्त हो रहा है, मान लेते हैं ये वाला कक्षक संयुक्त हो रहा है, कौन सा वाला, ये x वाला, तो कैसे बनाएंगे इसको, ये हमारा S हो गया और इसके साथ ये P ऐसे वाला संयुक्त हो रहा है, ऐसे संयुक्त होगा। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो ऐसा एक कक्षक का निर्माण करते हैं। ये S है, ये P है, ये ऐसे करके निर्माण करेंगे, ऐसे। और यहां पर हमारा ये दोनों के दोनों धन होते हैं यहां पर, और यहां पर हमारा छोटा सा ऋण का लॉबी होती है, इस तरीके से। और ये जो कक्षक बन रहा है इसका नाम है sp कक्षक। ये S की आकृति है, P की आकृति से अलग आकृति है इसकी। तो ये हमारे पास संकर कक्षक है sp। अब दूसरा करें sp2। sp2 में क्या होगा, ये तो हमने कहा ये वाला क्या है, sp है। अब दूसरा समझते हैं sp2, यानी कि एक S कक्षक है, 2 P कक्षकों से संयुक्त कर रहा है। 2 P कक्षक कौन कौन से बना सकते हैं हमने कहा एक तो यही वाला बना लेते हैं, ये बना दिया, और दूसरा इसके साथ एक Y का भी बना दें, ये वाला, ये Y वाला है, ये हमारा X वाला है। ये दोनों जब संयुक्त होते हैं तो कैसा बनाते हैं ये भी देख लीजिए। ये बिल्कुल एक पंखे की सी आकृति बना देते हैं, ऐसे
ऐसे ऐसे आप ऐसे आप इसको शो कर सकते हो, ऐसे करके इसको शो कर सकते हो। ये हमारे प्लस प्लस प्लस, ये होता है sp2 इस तरीके से। तीसरा यदि हम बनाएं अगला, जिसको हम कहते हैं sp3, इसमें एक s कक्षक जो कि गोलाकार है, 3 p कक्षकों, इन तीनों के साथ x y z के साथ एक साथ संयुक्त कर रहा है। तो कैसे बन रहे हैं? तो पहला कक्षक ये वाला हो गया, दूसरा कक्षक, थोड़ा इसको दोनों तरफ से ये बराबर होता है ऐसे, दूसरा कक्षक हम कह रहे हैं ये वाला बना लिया, और तीसरा को हमें इस पेन से बना रहा हूं। ये तीनों इसके साथ संयुक्त हो रहे हैं। जब संयुक्त होंगे तो ये इस प्रकार से बनाएंगे। इस प्रकार की आकृति बनाते हैं। और यह हमारा कौन सा होता है? sp3 कक्षक। जो संकर कक्षक है ये क्या हमारा? sp3। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। संकरणों में हमने बताया था जितने परमाणु कक्षक मिलते हैं उतने ही संकर कक्षक बनते हैं। यदि एक s और एक p मिल रहा है तो यहां पर दो बन रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, दो sp बन रहे हैं। ये पूरा मिलकर के एक हम कह सकते हैं sp, और ये दूसरा है। इसमें इस वाले में एक s और दो p मिल रहे हैं आपस में, तो यहां तीन बन रहे हैं। sp2 कितने बन रहे हैं? 3, 1 2 3, ये एक नहीं है 3 है। और वैसे sp3 है तो यहां 4 बन रहे हैं, 1 2 3 4। तो इस प्रकार से परमाणु संकर कक्षकों को हम समझ सकते हैं। चैप्टर में डिटेल में यह समझाया गया है। यहां कहीं भी कुछ कंफ्यूजन आपके पास हो तो वहां जाकर के डिटेल में देखिएगा। यहां पर केवल हम इसलिए आपको बता रहे हैं आपका जिससे रिवीजन हो जाए। तो आप नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.25, जो कि इस प्रकार से है। इसके अनुसार निम्नलिखित अभिक्रिया में एल्युमिनियम परमाणु की संकरण अवस्था में परिवर्तन यदि होता है तो समझाइए। इसमें AlCl3 प्लस Cl माइनस से AlCl4 माइनस आयन हमारा तैयार हो रहा है। तो रिएक्शन क्या दे दी? ये दे दी AlCl3 प्लस Cl से हमारा तैयार हो रहा है AlCl4 आयन, इस प्रकार से। तो इसमें हमें बताना है Al परमाणु की संकरण अवस्था में परिवर्तन। किसकी? Al की संकरण अवस्था में परिवर्तन बताना है, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले एल्युमिनियम के स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए। एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 13 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप जानते हैं 2 8 3 होगा। यदि एसपीडीएफ के फॉर्म में लिखे तो 1s2 2s2 2p6 और साथ में आ जाएगा 3s2 और 3p1। तो हम कह सकते हैं कि जो ग्राउंड स्टेट है, यानी कि आप जिसे कह सकते हैं कि धरातली या तलस्थ अवस्था जिसे हम कहते हैं, उस अवस्था में इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से। अब यदि मैं इस 3p को px py pz की फॉर्म में लिखूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं? इसे इस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो ये px, ये है py और मान लेते हैं ये है pz। तो px में एक इलेक्ट्रॉन है और py pz अभी खाली है। तो इसका अर्थ है कि जब यह एक्साइटेड स्टेट में होगा, ये तो तलस्थ अवस्था है जिसे कहते हैं तलस्थ अवस्था। तलस्थ अवस्था में यह है। और उत्तेजित अवस्था में क्या होगा? ये देखिए, ये सब चीजें तो सेम रहेगी। इस वाले में परिवर्तन आएगा। इसमें ये हो जाएगा 3s1 और इसके 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 3s2 का बॉक्स इस प्रकार से होगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक ऐसा और एक ऐसा। तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके यहां py की तरफ चले जाएगा, यानी कि ये यहां पर इस प्रकार से होगा। यहां एक ही इलेक्ट्रॉन था, यहां का एक, ये वाला इलेक्ट्रॉन तो ऐसे के ऐसे है। अब यहां से एक इलेक्ट्रॉन जाकर के यहां पर फिलअप कर लेगा इसको। तो इस संकरण की अवस्था में एक s का और 2 p के
हम कह सकते हैं px py भाग ले रहे हैं, इसलिए जो सामान्य स्थिति में जो संकरण है वो है sp2 संकरण, sp2 संकरण है। अब आप सोचिए यदि एक क्लोरीन का हम कह सकते हैं आयन इसके साथ और जुड़ता है तो क्या होगा। क्लोरीन का परमाणु यदि इसके साथ जुड़ेगा तो ये वाली भी जो हमारा बॉक्स होगा ये क्या हो जाएगा, फिलअप हो जाएगा। यानी कि अब यह किस में परिवर्तित होगा, यह परिवर्तित होगा sp3 में, sp3 संकरण, संकरण हमें प्राप्त होगा। और ये क्या होगा 3s1 3, और यहां पर ये जो हमने px py यहां पर दो ही फिलअप थे, तीसरे वाले में क्या होगा, ये भी फिलअप हो जाएगा। यानी कि ये px ये py इसे pz, तो एक s का और 3 p के भाग लेंगे संकरण की क्रिया में, इसलिए कौन सा संकरण होगा, ये sp3 संकरण होगा। तो जो ये कह रहा था कि Al की संकरण अवस्था में परिवर्तन होगा नहीं होगा, हम कहेंगे बिल्कुल होगा। और यह sp2 से sp3 संकरण में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4.26। इसके अनुसार क्या निम्नलिखित अभिक्रिया के फलस्वरूप बोरान तथा नाइट्रोजन परमाणुओं की संकरण अवस्था में परिवर्तन होता है। देखिए यहां संकरण अवस्था का प्रश्न फिर से दोबारा आ गया है। यह है प्रश्न संख्या 4.26। इसको देखिए, किस किस की संकरण अवस्था में पूछ रहा है, बोरान तथा नाइट्रोजन की संकरण अवस्था में परिवर्तन, संकरण अवस्था परिवर्तन पूछ रहा है। रिएक्शन क्या दे रहा है, रिएक्शन दे रहा है BF3 प्लस NH3 से क्या बन रहा है हमारा, ये बन रहा है F3B डॉट और साथ में हमारा बन रहा है NH3। तो ये कैसे बनेगा इसको भी समझ लीजिए। इसमें सबसे पहले यदि आप इनकी स्थितियां देखोगे तो बोरान का जो स्ट्रक्चर होता है, देखिए यहां पर जब मैंने आपको एल्युमिनियम का स्ट्रक्चर बताया था तो इसमें 3 संकरण स्टेज आई थी। यदि यहां पर ये ध्यान दें, इसको भी ये 3s को भी यदि बॉक्स के रूप में बनाऊं तो देखिए कैसे बनेगा। ये इस प्रकार से बनेगा, ये 3 और s वाला है तो यहां पर केवल 1, और इसको यदि बनाता तो ये वाला बॉक्स यहां पर आ जाता। आप ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो यहां पर एक खाली था, उत्तेजित अवस्था में ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चले गया, ये खाली हो गया, ये दोनों फिलअप हो गए। तो ये कौन सी स्टेट थी, sp2 संकरण था। अब इन 3 के साथ क्लोरीन, जो क्लोरीन के 3 परमाणु थे वो यहां पर क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, इसलिए ये sp2 संकरण था। जब चौथा आएगा तो हम कह सकते हैं कि ये एक और हमारा बॉक्स फिलअप हो जाएगा, तो ये sp3 संकरण में परिवर्तित होगा। ठीक है, यही बात यहां समझनी है। बोरान का स्ट्रक्चर को समझिए। बोरान का परमाणु क्रमांक आप जानते हैं 5, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,3। एसपीडीएफ की फॉर्म में लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 1s2 2s2 2p1, और ये 2p1 को मैं चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, इस, चलिए पहले ऐसे ही लिख लेते हैं फिर दूसरे तरीके से लिखते हैं। हमने कहा ये था 2s2 और 2p1, इसको फिर ऐसे लिखा जा सकता है। ये 2 वाले को बता रहे हैं, यहां से लेके यहां तक को समझा रहे हैं। ये ऐसे होगा s में, और p में ऐसे होगा, केवल एक इलेक्ट्रॉन फिलअप होगा। ये कौन सी अवस्था होगी, इसे कहते हैं तलस्थ, यानी कि ग्राउंड स्टेट, तलस्थ अवस्था। अब यदि एक्साइटेड होगा, यानी कि जिसे कहते हैं उत्तेजित अवस्था, उत्तेजित अवस्था, उत्तेजित अवस्था में यहां से एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा, एक फिलअप हो जाएगा। यहां एक तो पहले से ही था और एक यहां का इलेक्ट्रॉन भी इधर आ जाएगा। जब हमने थ्योरी पढ़ाई थी चैप्टर की तो आपको पूरा वहां पर एक्सप्लेन करा हुआ था डिटेल में। तो ये यहां पर आ गया। तो यही जो हमारा संकरण है ये हमारा है बोरान का, एक s और p वाले 2 हैं, चाहे आप px py और इसे pz कह लीजिए। pz खाली है तो px py हैं, तो ये हमारा होता है sp2 संकरण। अब अमोनिया की बात करें तो अमोनिया का, नाइट्रोजन का क्या होता है, मुझे लग रहा है यहां समझ गए होंगे आप कि ये 3 खाली हैं, तो यहां पर फ्लोरीन के एक इसके साथ आ जाएगा, फ्लोरीन का एक इसके साथ, एक इसके साथ ससंयोजक बंध का निर्माण करेगा और ये क्या हो जाएंगे, पूर्ण रूप से भर जाएंगे। ये इसका अर्थ है।
नाइट्रोजन का देखें परमाणु क्रमांक 7, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,5, एसपीडीएफ के फॉर्म में लिखे तो 1s2 2s2 और ये हो जाएगा 2p3। वैसे लिखा जाए तो ये क्या आ जाएगा, इतनी चीज को यदि दोबारा लिखें तो ये इस तरीके से आएगी। ये 2s2 के लिए ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और p के लिए 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे जाएंगे, एक यहां, एक यहां, एक यहां। ये क्या है, यह है तलस्थ अवस्था, तलस्थ अवस्था, ये तलस्थ अवस्था की बात हो रही है। अब जब ये उत्तेजित अवस्था आएगी, उत्तेजित अवस्था में ये हमने फिर से बना लिया, तो ये यहां से क्या होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, लेकिन ये 3 तो आधे पहले से फिलअप थे ना। हमने कहा यह 3 तो पहले से फिलअप थे, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन पहले से, इसमें भी एक, इसमें भी एक। तो अब यहां का इलेक्ट्रॉन जाता है और यहां को इसको फिलअप कर लेता है। तो आप ये कह सकते हैं कि इसमें जो 3 तो बन ही रहे हैं, आप ये भी कह सकते हैं कि 3 रिक्त स्थान है और एक हमारा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी कि एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, क्योंकि यहां पर पेयर बन रहा है उत्तेजित अवस्था में। तो नाइट्रोजन का यदि मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो देखिए किस प्रकार से बनेगा। NH3 का बनाएं तो N ऐसे, यहां पर एक H, यहां पर दूसरा H, यहां पर तीसरा H और यहां पर ये हमारा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से बनता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारा sp3 है, ध्यान रखिएगा ये क्या है, sp3। अब जब ये रिएक्शन घटेगी, यहां अभी तक तो मैं बात कर रहा था इसका, केवल ये क्या है और ये क्या है, ये है sp2 और ये वाला है sp3। जब ये आपस में संयुक्त होंगे तो ये किस प्रकार का स्ट्रक्चर बनाएंगे ये भी मैं आपको बता रहा हूं। इसी चीज को मैं यहां पर शो कर रहा हूं, यहां पर देखिए ये हमारा है B बोरान, यहां से एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ये बना रहा है। अमोनिया ये हमारा N, तो ये एक H, एक H, एक H बना रहा है, इस प्रकार से बना रहा है। और जो इसका जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन था, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था, ध्यान दीजिएगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाला, ये इलेक्ट्रॉन इस बोरान के साथ एक उप सहसंयोजक बंध का निर्माण करता है। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनता है। उप सहसंयोजक बंध कैसे बनते हैं, जब कोई सहसंयोजक बंध तो बन रहा है, लेकिन हम कह सकते हैं जो सांझे के दो इलेक्ट्रॉन हैं, यदि वो एक ही परमाणु के द्वारा दिए जाएं तो उसे हम कहते हैं उप सहसंयोजक बंध। तो नाइट्रोजन अपने एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को सांझे के रूप में प्रयोग में ला रहा है, तो बोरान और नाइट्रोजन के बीच में बनेगा उप सहसंयोजक बंध। अब जब ये उप सहसंयोजक बंध बनेगा तो NH3 का जो स्ट्रक्चर था वो तो एज इट इज रहेगा, sp3 वाला, 1 2 3 तो हाइड्रोजन के हो गए, एक ये वाला हो गया, तो ये तो sp3 है। लेकिन बोरान का जो पहले क्या था, sp2 था, अब ये क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। 1 2 3 यहां पर और साथ में एक और बॉन्ड इसने बना लिया। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसको समझेंगे। तो BF3 का स्ट्रक्चर मैंने बना लिया है। इसमें यह है बोरान तथा नाइट्रोजन की संकरण अवस्था में परिवर्तन। नाइट्रोजन की संकरण अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो बोरान की संकरण अवस्था में क्या परिवर्तन हो रहा है, sp2 से sp3 परिवर्तित हो जाती है, किसकी, बोरान की। ये वाली बात अगर आपको समझ में आ गई तो समझ लीजिए आपको ये आ गई। तो आप इसे एक बार नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे।